बदलते भारत की शान। मेरे प्यारे परिवारजनों, नमस्कार। मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है। इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र, संदेश जो मुझे मिले हैं, वो दो विषयों पर बहुत अधिक है। पहला विषय है चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं। जब चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था, तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान-3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान-3 महाक्विज। माय गॉव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। माय गॉव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, तो अब देर मत करिए। अभी इसमें 6 दिन और बचे हैं। इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था, उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है। और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। साथियों, G20 के दौरान जिस तरह भारत की युवा शक्ति इस आयोजन से जुड़ी, उसकी आज विशेष चर्चा आवश्यक है। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें
आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है। मेरे परिवारजनों, आज से 2 दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पहले शांति निकेतन और कर्नाटका के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे 2018 में शांति निकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था। शांति निकेतन से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था। वह श्लोक है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। मेरे परिवारजनों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति, उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूं। जगज्जालपालं कजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महा
नित्यकालं नभो नीलकायं तुरावरमायं सुपद्मसहायं भजेऽहं नागेन्द्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इससे सुनकर आप भी हैरान हो गए ना, कितनी मधुर आवाज है और हर शब्द में जो भाव झलकते हैं, ईश्वर के प्रति उनका लगाव हम अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है, तो शायद आप और अधिक हैरान होंगे। इस बिटिया का नाम कैसमी है। 21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है। जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई है, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है, जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है, लेकिन ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। म्यूजिक और क्रिएटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अफ्रीकन ड्रमिंग की शुरुआत तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। भारतीय संगीत से उनका परिचय 5-6 साल पहले ही हुआ। भारत के संगीत ने उनको इतना मोह लिया कि उसमें पूरी तरह से रम गई। उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है। सबसे इंस्पायरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ या फिर असमी, बंगाली, मराठी, उर्दू, उन्होंने इन सब में अपने सुर साधे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी को दूसरी अनजान भाषा की 2-3 लाइनें बोलनी पड़ जाए तो कितनी मुश्किल आती है। लेकिन कैसमी के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। आप सभी के लिए मैं यहाँ कन्नड़ा में गाए उनके एक गीत को शेयर कर रहा हूँ। ನಮ್ಮ ವಚನ ಬಹುವಚನ ನುಡಿರು ಕನ್ನಡ ನಡೆಯಿರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ವಚನ ಬಹುವಚನ ನುಡಿರು ಕನ್ನಡ ನಡೆಯಿರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ। भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं हृदय से सराहना करता हूं। उनका यह प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में शिक्षा को हमेशा एक सेवा के रूप में देखा जाता है। मुझे उत्तराखंड के कुछ ऐसे युवाओं के बारे में पता चला है जो इसी भावना के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए
ये प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है। साथियों, मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलग अलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली। उसने अपने आस पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहली लाइब्रेरी उसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए खोली गई। जरूरतमंद बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर इस बिटिया ने अब तक जो 7 लाइब्रेरी खोली है, उनमें अब करीब 6000 किताबें उपलब्ध हैं। छोटी सी आकर्षणा जिस तरह बच्चों का भविष्य संवारने का बड़ा काम कर रही है, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। साथियों, ये बात सही है कि आज का दौर डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई बुक्स का है, लेकिन फिर भी किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती हैं। इसलिए हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरे परिवारजनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जीवेषु करुणा चापि मैत्री तेषु विधीयताम, अर्थात जीवों पर करुणा कीजिए और उन्हें अपना मित्र बनाइए। हमारे तो ज्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही पशु पक्षी हैं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जो जीव जंतु उनकी सवारी होते हैं, उस तरफ उतना ध्यान ही नहीं देते। ये जीव जंतु हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए, हमें इनका हर संभव संरक्षण भी करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्साहवर्धक बढ़ोतरी देखी गई है। कई और प्रयास भी निरंतर जारी हैं ताकि इस धरती पर रह रहे दूसरे जीव जंतुओं को बचाया जा सके। ऐसा ही एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम
अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर हैं। वहीं इन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। साथियों, लोगों को नेक नियत से ऐसा काम करते देखकर वाकई बहुत सुकून मिलता है, काफी खुशी होती है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयासों के बारे में जानकारी मिले तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए हर नागरिक का कर्तव्य काल भी है। अपने कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कर्तव्य की भावना हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है। यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी है जिसे मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचिए, 70 से ज्यादा गांव हो, हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाए, जुट जाए। ऐसा कम ही होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ये करके दिखाया। इन लोगों ने मिलकर जन भागीदारी और सामूहिकता की बहुत ही शानदार मिसाल कायम की है। दरअसल इस क्षेत्र में दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे बांस के 10,000 से भी अधिक पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें। नदी के पानी में 30,000 से अधिक गंबूसिया मछलियों को भी छोड़ा गया है ताकि मच्छर न पनपे। साथियों, सोत नदी का उदाहरण हमें बताता है कि अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप भी कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने आसपास ऐसे बहुत से बदलावों का माध्यम बन सकते हैं। मेरे परिवारजनों, जब इरादे अटल हो और कुछ सीखने की लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता है।
पश्चिम बंगाल की श्रीमती शकुंतला सरदार ने इस बात को बिल्कुल सही साबित करके दिखाया है। आज वो कई दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। शकुंतला जी जंगल महल के शातनाला गांव की रहने वाली है। लंबे समय तक उनका परिवार हर रोज मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उनके परिवार के लिए गुजर बसर भी मुश्किल थी। फिर उन्होंने एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया और सफलता हासिल कर सबको हैरान कर दिया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया। इसका जवाब है एक सिलाई मशीन। एक सिलाई मशीन के जरिए उन्होंने साल की पत्तियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू किया। उनके इस हुनर ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। उनके बनाए इस अद्भुत क्राफ्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। शकुंतला जी के इस हुनर ने न सिर्फ उनका बल्कि साल की पत्तियों को जमा करने वाले कई लोगों का जीवन भी बदल दिया है। अब वो कई महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक परिवार जो कभी मजदूरी पर निर्भर था अब खुद दूसरों को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने रोज की मजदूरी पर निर्भर रहने वाले अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। इससे उनके परिवार को अन्य चीजों पर भी फोकस करने का अवसर मिला है। एक बात और हुई है, जैसे ही शकुंतला जी की स्थिति कुछ ठीक हुई, उन्होंने बचत करना भी शुरू कर दिया है। अब वो जीवन बीमा योजनाओं में निवेश करने लगी है ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। शकुंतला जी के जज्बे के लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। भारत के लोग ऐसी ही प्रतिभा से भरे होते हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए और देखिए वे क्या क्या कमाल कर दिखाते हैं। मेरे परिवारजनों, दिल्ली में G20 समिट के दौरान उस दृश्य को भला कौन भूल सकता है जब कई वर्ल्ड लीडर्स बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे। यह इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि दुनिया भर में बापू के विचार आज भी कितने प्रासंगिक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस गांधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी। कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के समय वो अपना शुभ काम शुरू करेगा। उमंग, उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो, आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें।
आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे उसका सीधा फायदा हमारे श्रमिकों, कामगारों, शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्थानीय चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन युवाओं को भी फायदा होगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, मन की बात में बस आज इतना ही। अगली बार जब आपसे मन की बात में मिलूंगा तो नवरात्रि और दशहरा बीत चुके होंगे। त्योहारों के इस मौसम में आप भी पूरे उत्साह से हर पर्व मनाएं, आपके परिवार में खुशियां रहे, मेरी यही कामना है। इन पर्वों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी और भी नए विषयों के साथ, देशवासियों की नई सफलताओं के साथ। आप अपने संदेश मुझे जरूर भेजते रहिए। अपने अनुभव शेयर करना न भूलें। मैं प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।